This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम बिजनेस टुडे। हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, हम बात करते हैं थोड़े से बैनुल-अक़वामी बिज़नेस न्यूज़ के ऊपर, लोकल बिज़नेस न्यूज़ के ऊपर। बट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आई विल स्टार्ट ऑफ विद अनफॉर्चुनेट और बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या जो कल कराची में पेश आया। 7 हमारे पुलिस के जवान जो है वो शहीद कर दिए गए। एंड आई थिंक इसको कह रहे हैं कि इस साल का ये पहला बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है। बड़े अफसोस की बात है, बेचारे ये वो लोग हैं जिनका बहुत पुलिस का मजाक उड़ाया जाता है। बट आई थिंक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सबसे पहले सामने खड़े होते हैं, यू नो, इन द लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ फॉर आवरसेल्व्स। इस पर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उन बेचारों के पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी। उनके जो कैमरा, उनके ऊपर जो उनकी वैन को जो कैमरा लगा हुआ था वो भी काम नहीं कर रहा था। और अब जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा है कि जो भी इनके मारने वालों को या शहीद करने वालों को जो है वो पकड़ने में मदद देगा, उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। आई मीन दिस इज़, अगर पहले ही प्रॉपरली ट्रेनिंग करके और पहले ही प्रॉपरली उनको इक्विप कर दिया जाए या उनको लेस कर दिया जाए उन ज़रूरी चीज़ों से जिससे कि वो अपनी जान बचा सकें या प्रॉपरली अपना डिफेंस कर सकें, तो उसमें आई थिंक क्या हर्ज है। और सिविल सर्विसेज में जब पुलिस की सर्विस जो है उसको बड़ा एक लोग प्रेफर करते हैं आने में, और बड़े पढ़े लिखे लोग जो है उसके टॉप रैंक एंड फाइल में आते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम वही लोग पास कर पाते हैं जनरली जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या बहुत पढ़ लिख के मेहनत करके आते हैं। आने के बाद उनको क्या हो जाता है पता नहीं, बट अल्लाह करे कि उनके फैमिलीज़ को अल्लाह सब्र अता करे और उनको जन्नत में ऊंचे दर्जात अल्लाह अता करे। एंड यही कर सकते हैं कि अल्लाह सबको अपने हिज़्ज़-ओ-मान में रखे और सब खैरियत से रहें। दूसरा ये कि आज हमारे शायर मशरक़ जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का आज यौम विलादत भी है, और उसमें जो है आई थिंक ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है देखा जाए तो कि जो है हमको मनाना चाहिए। और आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज शायर्स या वन ऑफ दोज पोएट्स जिन्होंने कि सब कॉन्टिनेंट की पूरी हमारी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की जद्दोजहद में उन मुसलमानों को अपनी पोइट्री, अपने शायरी के ज़रिए जो है उसको मोबिलाइज़ किया, उनको इकट्ठा किया, यकजा किया और शायर मशरक़ का ख़िताब उनको दिया गया। तो उसी सिलसिले में आई थिंक उनके जो अक़वाल या उनके जो पैगामात या जो उनकी जो खुदी का जो उनका एक स्पेशली जो एक वो है concept, I think we should be very clearly looking at that as well. And उसी की मुनासबत से एक शेर उनका जो है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद है बाहर रख। आई थिंक वी शुड बी वेरी होपफुल कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे हालात जो है वो ठीक करेगा। अच्छा, तब वापस आते हैं थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो थोड़ा सा मंदी रही दोबारा से, एंड आई थिंक इट लॉस्ट अराउंड 105 पॉइंट्स because of the profit gaining of and in the cement sector generally ये हुआ है, और थोड़ा सा वो नीचे आया है हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है। एक और ख़बर जो मैं अखबार में देख रहा था लोकल न्यूज़, वो थोड़ी सी ये भी थी कि विच इज़ आई थिंक आई शुड शेयर इट विद यू गाइस कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पाकिस्तान का वो जनवरी मार्च में 223 बिलियन जो है वो श्रैंक टू 223 मिलियन, जो कि इस क्वार्टर का काफ़ी कम हुआ। बट आई थिंक इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट केम प्राइमरीली फ्रॉम चाइना। एंड जैसे कल भी मैंने बात की थी कि जो जनरली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई जो हमारी आ रही है वो प्राइमरीली सारी चाइना से आई है इन 9 मंथ्स के अंदर, और जो बाकी ममालिक हैं उनसे बहुत ही मिनिमल एफडीआई आई है। तो उसकी वजह से हमारे और प्लस फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे जो रेमिटेंस जो हमारी बढ़ी है तो उसकी बैक के ऊपर जो है ये कम हुई है। बट अगर हम 9 महीने का पूरा देखते हैं जो कि जुलाई टू मार्च का, तो उससे भी थोड़ी सी 18% कमी तो आई है बट हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट में। बट अगर वही बात है कि हमारी हर चीज़ जो है ऑयल की प्राइस इतनी कम हो गई है, इंपोर्ट बिल हमारा कम हो गया है, बट इसके बावजूद इतना कम फ़र्क आया है इन टर्म्स ऑफ द अकाउंट डेफिसिट, वो एक बड़ा एक सवालिया निशान है कि हम किस तरह की गवर्नेंस पेश कर रहे हैं कि वो इतना कम इसको हम कर सकें। मैं एक आर्टिकल इसी बारे में पढ़ रहा था कि जो एक बहुत बड़े हमारे इकोनॉमिक राइटर हैं साकिब शिरानी साहब, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था रिसेंटली, कुछ दिन पहले, आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक अखबार में शाया हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक इसाक डार साहब का जो एक आर्टिकल है उसको कोट किया है कि ओके अच्छा, हम दोबारा आएंगे इसके ऊपर। इससे पहले हमारे साथ लाइन पे हमारे एक कॉल मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट जो कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सब थोड़ी सी मालूमात लेंगे। जी अली, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जुनैद, कैसे हैं I'm आप? fine, Ali. How are you, Ali? Thank you for being with us in the program again. Ali, थोड़ा सा let's look at the international scenario right now. क्या देख रहे हैं आप internationally, oil plus stocks, and then we'll come to the local market as well. ऑयल का और इंटरनेशनल मार्केट का आई थिंक कोरिलेशन जो है वो डिस्कनेक्शन की तरफ ऑलमोस्ट चला गया है. Okay. ये दोहा की जो टॉक्स थी 3 दिन Exactly. पहले ओपेक की, वो भी फेल हुई. Yeah. दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द मार्केट. Yeah. Yeah. The reason it's a good thing is because जब भी प्रोडक्शन फ्रीज की या प्रोडक्शन कट की बात हुई है पिछले 22-23 साल में, और 2 दफा जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की गई है, तो ओपेक मेंबर्स बैकडोर के थ्रू ऑयल बेचने लगे थे. Right. तो जिसकी वजह से कोई हल नहीं निकला था. Right. तो अब ये नेचुरल प्राइस डिस्कवरी होगी. और दूसरी ये आपने देखा होगा 18,000 क्रॉस कर गया डाउ जोन्स, व्हिच इज सिंस लास्ट जुलाई से पहली दफा ये हुआ है. Okay. तो जो कोरिलेशन बन गया था इक्विटीज का और ऑयल का, Right. नॉट ऑल कमोडिटीज, Right. जो दिसंबर से जनवरी के दौरान जो एब्सोल्यूट पॉजिटिव कोरिलेशन बन गया था, वो अब मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, विच इज अ वेरी थिंग. Okay. वेरी गुड थिंग. और जब समर्स आते हैं तो यूजुअली समर्स आर वेरी, आपने कभी जिंदगी का कोई क्रैश कभी नहीं पड़ा होगा कि समर में हुआ हो. Very true. Very true. Yeah. वेस्ट में. Right. इसलिए कि एक्टिविटीज कम होती हैं, लोग वेकेशंस पे ज्यादा गए हुए होते हैं, फेस्टिव सा मूड होता है वहां पर. Right. वेस्टर्न ममालिक में, और या जहां जहां बड़ी मार्केट्स है वहां फेस्टिव सा मूड होता है. हमारे यहाँ तो तकरीबन पूरा साल ही समर जैसा वेदर रहता है. Right. तो वहां तो मौका मिलता है लोगों को वेकेशंस में जाने का. एक्टिविटी भी कम होती है और पैनिक भी कम होती है. Right. Right. तो आई सी दिस गोइंग फॉरवर्ड, May, June, July, August, good thing. Okay. Inshallah it'll be a good way. Ali, looking at the China and Japan market as well, I think China is like, also they're looking at they're also recovering in some way, and उसका जो पहले उन्होंने IMF ने जो रखा हुआ था 6% का GDP, now they're looking at 6.7% now. So I think that's also a good sign, a positive sign going out in the market. देखिए, मैं तो जुनैद पहले दिन से कह रहा हूँ कि चाइना इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड कंट्री. Right. May it be economic, may it be nation वाइज. प्रॉब्लम आई है, 22-23 साल की ग्रोथ है, कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी स्टॉल होगी. Absolutely. और अगर आप 22 साल का साइकिल लेके देख रहे हैं कि जी 22 साल में पहली दफा स्टॉल हो रही है, तो विच इज नॉट अ बैड थिंग. Right. अब उस स्टॉल होने को सब एनालिस्ट ने डेथ से तशबीह दे दी कि जी चाइना खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, 4% Right. ग्रोथ पे आ जाएगी. इट्स मच इजियर टू सिट और बैठ के ऐसी कयास आराइयां करें और नेगेटिविटी फैलाएं. Right. But even then I was writing articles and saying in all my TV interviews के चाइना स्लो डाउन आया है, बिल्कुल आया है, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा. Right. मेरे ख्याल में जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था उससे जल्दी ही सही हो जल्दी, जाएगा. एग्जैक्टली. आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जल्दी रिकवर कर गया एंड ऑलरेडी पॉजिटिव साइन नजर आना शुरू हो गया है ऑन द पॉजिटिव साइड. अच्छा, लुकिंग एट द पाकिस्तान मार्केट, PSX, अली, नाउ अगेन कल 109 पॉइंट लूज किए इसने, तो इज इट बिकॉज ऑफ द पनामा लीक्स अनसर्टेनिटी और जो हमारे मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल फैली हुई है, या कुछ और भी आप वजह देख रहे हैं इसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं. दुनिया की कोई मार्केट्स पनामा लीक्स की वजह से अफेक्ट नहीं हुई और ना ही होगी. ओके. ये अगर 100 पॉइंट नीचे जाता है तो इट्स नॉट इवन 1%, इट्स 1/3 of a percent. ये तो कंसोलिडेट हो रही है मार्केट यहाँ पर. 33,000 पे 2,500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद थोड़ी तो कंसोलिडेशन आएगी. और ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कंसोलिडेशन हो रही है कि 150, 200, 250 पॉइंट दिन के ऊपर जाता है, नीचे आके ठहर जाता है. कोई 600 पॉइंट 2% की करेक्शन नहीं हो रही या 4% की करेक्शन नहीं हो रही झटके के साथ. अगर सुकून मैच्योर मार्केट जितनी होती है उसकी साइल ये होती है कि उसमें ना एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा ऊपर जाती है एक दिन के अंदर, ना पैनिक में बहुत ज्यादा नीचे आती है एक दिन के अंदर. एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट.
I would consider this a buying opportunity. ओके अच्छा, अभी जो दोहा वाली जो टॉक्स है अगेन वो स्टॉल ही कर गई है एंड नथिंग केम आउट ऑफ इट, तो पाकिस्तान का तो अगेन मेजर जो चंक है वो हमारे स्टॉक मार्केट का ऑयल एंड गैस के ऊपर ही है, तो डू यू सी एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दैट एज वेल हैपनिंग? No. This Doha talks for failing is a very good thing. Okay. Oh, really? Okay. Right. Okay. Yeah. It's a very good thing because अगर ये फ्रीज कट कर भी जाते हैं, देखिए इस वक्त ईरान और सऊदी की टसल चली हुई है. Right. ईरान कहता है कि मैं सदियों से ऑयल मार्केट में नहीं था, तो मैं क्यों कट करूं? Which is fair enough. I think it's a valid point. Yeah. सऊदी कहता है कि जब तक ईरान टेबल पे नहीं आएगा मैं कट नहीं करूंगा. ये अगर किसी प्रेशर के तहत मिल भी जाते और कर भी लेते तो दोनों पीछे से चोरियां करके अपने वेसल्स पे राइट एज यू राइटली सेड कि ये एक जो नेचुरल करेक्शन है ना वो प्राइस की वो ऑटोमेटिक नेचुरल आएगी. और जो आई थिंक गोल्डमैन सैक्स का भी जो एक मैंने भी देखा था और मे भी आपने भी देखा होगा, उन्होंने ये कहा था कि दिस ऑयल जो इन्वेंट्री सरप्लस है ये इसको जो यूटिलाइज या कंज्यूम होना चाहिए एट द लोअर प्राइस, जब भी एक प्रॉपर रिकवरी आएगी, वरना एक आर्टिफिशियल रिकवरी आएगी, लोग दोबारा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे एंड दैट विल अगेन मेक लाइफ मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल. और देखिए जुनैद, अगले 4 महीने में ये कंजम्पशन ये सारा यूसर्फ हो जाएगा ऑयल, क्योंकि समर्स आर ड्राइविंग राइट इन द वेस्ट. राइट. आप चाहे रशिया देख लें, इंटायर यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, साउथ अमेरिका देख लें, लैटिन अमेरिका देख लें, ये सारे ममालिक जो हैं ये समर में इनकी पेट्रोल की कंजम्पशन स्काई हाई हो जाती है, इसलिए कि लोग आरवीज लेके निकलते हैं, फैमिलीज के साथ वेकेशन पे निकलते हैं, ड्राइविंग ज्यादा करते हैं बनस्बत स्नो के दिनों के. तो मेरे ख्याल में अगले 3 से 4 महीने तक तो कंजम्पशन इसकी सारी ऑयल की ज्यादा हो जाएगी. सो आई सी स्मूथ सेलिंग समर. I see a smooth sailing summer for equities and for commodities. Excellent, good. Thank you, Ali. Thank you very much for being with us. Thank you so Always much. a pleasure to have you. Thank you. Assalamu alaikum. नाज़रीन, ये हमारा तबसरा था विद आवर एक्सपर्ट अली एंड आई थिंक व्हाट ही वाज सेइंग वाज वेरी राइट दैट जो मैं भी शुरू में हमेशा कहता रहता हूँ कि जो करेक्शन है प्राइस की ये इट हैज़ टू कम इन अ नेचुरल वे. ये आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन को फ्रीज करके इस तरह से जो है ना वो उसको आप कवर नहीं कर सकेंगे. जो एक ऑयल सरप्लस प्रोड्यूस हो गया एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, इट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड एट अ लोअर प्राइस एंड देन जब वो कंज्यूम हो जाएगा एंड देन द प्राइस रिकवरी विल स्टार्ट एंड देन इट विल हिट द नॉर्मल हाई जो एक तरीके से उसको बढ़ेगा. बट 2017 तक जैसे कि दुनिया भर की जो एक्सपर्ट एनालिसिस है वो यही है कि 2017 तक जो है प्राइस विल नॉट गो वेरी हाई, तो ये स्टेबल रहेगी. अच्छा, इस कॉल से पहले मैं बात कर रहा था कि साकिब शिरानी साहब ने रिगार्डिंग द फॉरेन डेट पेमेंट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था एंड आई थिंक आर्टिकल इज़ अगेन साउंडिंग दो सेम अलार्म बेल्स जो मैं अक्सर बात करता हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी और सुबह वाले प्रोग्राम में भी बात करता हूँ कि वो एक इसाक डार साहब के एक आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे कि these projects will not be sovereign in nature and by implication repayment of these loans will somehow not burden the country with balance of payment. This is what Isak Dar Sahab is saying. But उसकी जो रियलिटी है वो ये है कि ये जो है ये $25 बिलियन जो भी पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एज अ पार्ट ऑफ CPEC आ रहे, दिस इज़ गोइंग टू बी लोन्स नॉट प्राइवेट इन्वेस्टर्स and they are not being set up by private investors. These are going to be loans and which have to be repaid as well. अच्छा, अगर वो शिरानी साहब फिर ये भी कहते हैं कि अगर साकडार साहब को ये बताया जा रहा है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर से पे की जाएंगी और दे विल नॉट बी अ बर्डन ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये हमको और ज़्यादा प्रेशर कुकर पे डालता है कि ये अगर उनकी समझ है तो हम अपना हाउ प्रिपेयर्ड आर वी या हमारी कितनी तैयारी है अपने फॉरेन डेट को पे करने के बारे में. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन विच इज़ कमिंग अप. अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो टोटल पब्लिक डेट था वो अराउंड 16.4 ट्रिलियन था 2013 में, जो कि अब जो है एज ऑफ December 31, 2015 वो हो गया 21 ट्रिलियन रुपए. तो अगेन इट्स अ ह्यूज जंप और ये अगर देखा जाए तो टोटल इज़ अराउंड 4,200 बिलियन रुपए का जंप है विच ही सेइंग इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. इट्स द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. इतना बड़ा जंप जो कि है विच इज़ अराउंड 4,200 बिलियन रुपए का, विच इज़ द हाईएस्ट एंड विच टेल्स अस दैट कि हाउ प्रिपेयर्ड एंड हाउ
wrong kind of borrowing or how careless borrowing we are going ahead with, and this will really burden the economy of Pakistan and also our overall situation of the economy as well. So I think we have to be careful, and I hope that something good comes up and some sense prevails and we stop doing this kind of careless borrowing. उसके अलावा एक गुड न्यूज़ में जो पढ़ रहा था वो ये था कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो सैटेलाइट to be launched for monitoring CPEC projects. There will be a satellite launch for the monitoring of CPEC projects, and this Pakistan space सुपार्को ने और China Great Wall इन्होंने मिलकर जो है एक agreement साइन किया है for the launch of Pakistan Remote Sensing Satellite PRSS-1. इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो obviously it will help us in different sectors as well. जैसे कि space technology is fundamental, ये आर्टिकल कह रहे हैं कि socio economic development, upgradation of agriculture, production, urban planning, और उसके अलावा इससे हमारी सिक्योरिटी जो हमारी सिचुएशन है उसको भी हम बड़ा अच्छी तरह से बड़े गौर से इसको देख सकेंगे, बिकॉज वी कैन मॉनिटर आवर सिक्योरिटी सिचुएशन एज वेल विद रिगार्ड्स टू दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक और ख़बर जो अखबार में हुई थी कि खाकान अब्बासी साहब से पाकिस्तान पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का एक सेमिनार अरेंज किया गया था और उसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ द गवर्नमेंट इफ़ द इकोनॉमी हैज़ टू गो फॉरवर्ड, गैस LNG इज़ द solution to all the energy crisis and the energy problems of Pakistan. तो आई थिंक वो कम्प्लीटली वही कह रहे हैं कि जो फर्नेस ऑयल वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं एज़ पर दिस न्यूज़ इन स्टेटमेंट दैट ही सेड कि उसकी जो एफिशिएंसी वो 20 to 25% होती है, जबकि गैस प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी जो है प्लांट्स की वो ज़्यादा होती है. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान. बट मेरा उस पर टेक यही है कि इस वक्त जो ऑयल की कीमत है दुनिया भर में, it's very low and I think we should capitalize on that low price. Plus वो ये भी कह रहे हैं कि जो hydro power generation है it takes a lot of time and it does take a lot of time, but I think that's the cheapest way of producing electricity. And जो हमारे जैसा मुल्क है पाकिस्तान जैसा जिसमें कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू का जो जनरेशन है वो ज़्यादा नहीं है and we have to rely a lot on borrowing from outside. तो I think we should look, even if it's a long term project, at least start तो करें ताकि गोइंग फॉरवर्ड वी कैन हैव बेटर एनर्जी मिक्स एंड एनर्जी मिक्स इन द सेंस के ठीक है आप गैस के प्रोजेक्ट्स भी लगाएं, कोल के भी लगाएं, बट आई थिंक द मेजर चंक ऑफ आवर एनर्जी मिक्स डेवलपमेंट शुड बी फ्रॉम द हाइड्रो सेक्टर, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि दिस इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इसके लिए ज़रूरी है वही डैम्स, बिल्डिंग द डैम्स एंड लुकिंग एट द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स. तो आई थिंक एज पार्ट ऑफ CPEC और जो भी चाइना से हमारी रिलेशनशिप है उसमें भी दे कैन इंक्लूड दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वेल, जो कि चूँकि चाइना में ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोल के प्रोजेक्ट्स हैं और कोल के प्रोजेक्ट्स में मेरा हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यही रहा, एंड आई थिंक नॉट ओनली माई क्वेश्चन मार्क बट ओवरऑल इन द वर्ल्ड एक मेजर क्वेश्चन मार्क यही रहा है कि it's not very environment friendly, it's majorly hazardous to the health of the people. तो जहाँ पे भी प्रोजेक्ट लगेंगे, जहाँ पे भी प्लांट लगे हुए होंगे उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी सेहत को उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा. तो आई थिंक ये एक सोचने वाली बात है, बिकॉज चाइना इटसेल्फ वो खुद जो है वो कोल से वापस आ रहा है. नाज़रीन ब्रेक के कहा जा रहा है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन फर्दर. थैंक यू. अस्सलाम. थैंक यू. नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले नाज़रीन मैं एक थोड़ी सी तस्दीक करनी चाह रहा था कि आई थिंक प्रोग्राम के शुरू में मुझे लग रहा है कि मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी है कि आज डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का आज यौम वफ़ात है. आज मुझे सही तरह याद नहीं, मैं थिंक वो पुलिस वालों की उसमें थोड़ा सा मैं कुछ गलती कर गया हूँ, तो आई एम सॉरी. इस यौम वफ़ात ऑफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, और मैं उनकी मुनासबत से एक शेर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा जो कि उनकी शायरी ज़रूर है कि खुदावंद ये तेरे सादा बंदे किधर जाएँ कि दरवेशी भी अयारी है सुल्तानी भी अयारी. आई थिंक ऐसी बहुत सारी इनकी शायरी है जो कि इट्स रियली अमेजिंग द वे ही हैज़ डन द पोइट्री. एंड उनकी पोइट्री में जो एक मैसेज और एक आपको एक फ़िलासफ़ी और जो एक उसमें डेप्थ पढ़ने को मिलती है, आई थिंक बड़े कम शायद दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिनमें कहते हैं वी आर वेरी लकी टू हैव समबडी लाइक हिम हु हैज़ गिवन सो मच नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू अस. और प्लस जो उनकी पाकिस्तान की बनाने में जो जद्दोजहद है वो तो आई थिंक उसको कोई भूल नहीं सकता. अच्छा ओके नाउ थोड़ा सा मैं दोबारा से जो मैं एक बात कर रहा था रिगार्डिंग दिस डेट रीपेमेंट.
आई थिंक दिस डेट रीपेमेंट इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड उस पर इसी आर्टिकल का जो मैं साकिब शिरानी की आर्टिकल का जिक्र कर रहा था, उसमें एक और जिक्र ये भी किया गया है कि मतलब इन अ वेरी लाइटर नोट ही हैज़ मेंशन दिस इन दिस आर्टिकल कि एक जो किताब आई थी द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, तो ये कहते हैं कि हम लोग क्या इसी फिनोमिनन को हमें सब्जेक्ट वी आर बी सब्जेक्ट टू दैट काइंड ऑफ फिनोमिना दैट जो कहा जाता है उस जैसे उस किताब में लिखा गया है कि यूएस जो है वो मल्टीलेटरल इदारों को इस्तेमाल करके, वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, इन टाइप के इदारों को इस्तेमाल करके किसी भी कंट्री को इतना ज़्यादा ओवरबर्डन कर देते हैं लोग विद फॉरेन डेट्स एंड एक्सटर्नल डेट्स कि they have then the power to influence their decisions on that country. So are we going in that direction? So this is again looking very alarming because एक तो ये आर्टिकल प्लस जो एक डॉक्टर हफीज़ पाशा का आर्टिकल भी हमेशा जिक्र करता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे फॉरेन कर्जाजात, उन्होंने भी यही कहा था कि जो हमारी डेट रीपेमेंट प्लान है उसमें हम अभी तक फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को कि जो सी पैक के कर्जाजात हैं। आई थिंक मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आई थिंक somebody should focus on it, somebody should look at it कि it's very important to plan for the debt retirement now because once it hits us and then it will be too late to plan for it. क्योंकि डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक उन्होंने एक नंबर क्रंचिंग और जो एक हिसाब लगाया है उसके हिसाब से 2018 के बाद $20 बिलियन पाकिस्तान की एनुअल डेट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी। और अभी जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से, वो उसमें जो सी पैक के कर्जा जाते हैं उनको कर्जा समझ ही नहीं रहे एंड उनका कहना ये है कि हमको पता ही नहीं अभी कि ये कर्ज़े हैं या फिर ये लोन्स हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे साथ लाइन पे एक और हमारे कॉलर HM शहजाद साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन है। उनसे थोड़ा सा कार जो भी नई पॉलिसी भी आई थी उसके बारे में बात करते हैं। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब वेलकम टू द प्रोग्राम अगेन। आपसे पहले भी एक प्रोग्राम हमने किया था सर, तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, हाउ इज द सिचुएशन नाउ, हाउ इज दिस ऑटो पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? बात ये कि देखें मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, right. हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अब जाहिर सी बात है जब ट्रेडिंग आप करेंगे तो जो ये ऑटोमोबाइल के हवाले से जो हमारे असेंबलर माफिया है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। right. बात ये कि सबसे पहले पाकिस्तान हमने तो आज तक ये हमारी आरजू रही कि मेड इन पाकिस्तान कोई गाड़ी होनी चाहिए। right. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जब हम ये बात करते हैं तो यार अवाम का क्या कसूर है? वो मतलब कब तक इनके हाथों में जलील होती रहेगी? 6-6 महीने तक का पैसा ले लेते हैं, 4-4 6-6 महीने तक गाड़ियां नहीं देते। गवर्नमेंट को बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा। अब ये देखें 100 सफ़े की इन्होंने ऑटो पॉलिसी भेज दी है, right. कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है। right. अच्छा, जब आप लोकलाइजेशन नहीं करेंगे तो गाड़ियां सस्ती नहीं मिलेंगी और फिर इनका टारगेट तो वही है जितनी गाड़ियां ये बनाकर ब्लैक मार्केटिंग कर सकें, क्योंकि 2 मकासद होते हैं इनके। एक तो वो जो गाड़ियों की जो है वो प्रोडक्शन बढ़नी नहीं चाहिए, right. और जो इनके ऑथराइज डीलर हैं और उनके सब डीलर हैं वो कैसे लूट मार का कारोबार करते रहें, right. इसके अलावा और कोई मुझे कहीं नजर नहीं आता। बात यह कि मुझे आज इस फील्ड में 40 साल का अरसा हो गया है, लेकिन मैं हमेशा हुकूमतों को कहता हुआ आया कि देखें जी, जब ये डिलीशन के ऊपर साइन हुए थे हमें उसके ऊपर इनके साथ सख्ती के साथ उस पर अमल करवाना चाहिए था। मुसलसल जो है वो 1985 से लेकर डिलीशन के ऊपर टाइम देते रहे। एक टाइम यह डिलीशन प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। okay. अब जबकि लोकलाइजेशन नहीं होगी तो ये सस्ती गाड़ियां कैसे बनेंगी? right. अच्छा, आज भी दुनिया के अंदर बेइंतहा ममालिक ऐसे हैं जो हमारी गाड़ी असम्बल्ड हुई गाड़ियों से ज्यादा सस्ती बाहर से गाड़ियां आ सकती हैं, उस पर भी तवज्जो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गठजोड़ है हुकूमत और इन लोकल असेंबलरों का। आपने जो लेटर लिखा था सागडार से, आपने मुझे लेटर दिखा था, जो लिखा था बिकॉज ऑफ द नो मेंशन ऑफ योर पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो उस पर कुछ जवाब आया या कुछ आपको कोई नजर आई, कोई सुनवाई हुई आपकी? नहीं, अभी तो ये क्योंकि वो एक नया जो ड्रामा उठा हुआ है उसमें ये सारे उलझे हुए हैं। मैंने बजट प्रपोजल भी दोबारा भेजा है, क्योंकि लास्ट जब इनसे ये बात हुई है और जब इन्होंने ये ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया तो यूज गाड़ियों के अलावा हवाले से कुछ भी नहीं था उसमें।
जब हमने अप्रोच किया तो इन्होंने हमें ये बताया, बल्कि उस पॉलिसी के हवाले से जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि जी यूज कार के हवाले से जो है वो दोबारा पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, यानी वही हमें जो है बजट के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैंने कल ही बजट प्रपोजल भेजा है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक आज या कल के अंदर ईमेल भी कर दूंगा। तो मेरी तो बहुत ही मासूमाना सी 3-4 मेरी गुजारिश है। प्लीज बताइए क्या मेन पॉइंट जरा बताइए, आपके बजट में क्या दिया? लेकिन जी मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट की रिक्वेस्ट की है कि डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ कर दें। नंबर 2 मैंने इनसे कहा है कि कम से कम 5 साल पुरानी गाड़ियों की इजाजत दें ताकि लोकल असेंबलर का मुकाबला कर सकें और आवाम के फायदे में और हुकूमत के फायदे में। बेशक इससे हमारा फायदा भी होगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान। तो ये कुछ चीजें मैंने इसे मेंशन की हैं कि जनाब आप जो है एक आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, इनसे कंपटीशन भी होगी और ये इनके दिमाग भी दुरुस्त होंगे। और इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट जी, ये बहुत जरूरी है। इसमें मैंने मेंशन किया, आप पढ़िएगा, आज मैं आपको ईमेल करूंगा। इसमें मैंने ये हमेशा हुकूमत कहती रही है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए। अच्छा, हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई हमें आप अपनी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड में ले लें, हम आने के लिए तैयार हैं। और बात यह है कि हमने तो यार कोई चीज मांगी नहीं है, हम तो इनका हाथ बटा रहे हैं। ये प्रोडक्शन इनको बढ़ानी चाहिए, जानबूझ के प्रोडक्शन बढ़ाते नहीं है, ये एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देते नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को एक तरफ रखें और पाकिस्तान को एक तरफ रखें, इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री क्या कोई असेंबलरों को मिलता है कि आप तस्वर नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, ये बताएं कि वो जो एक ऑटो पॉलिसी में जो एक जिक्र था ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड नई इन्वेस्टमेंट का जो आनी थी, उस पर कुछ पेशरफ नजर आ रही है आपको बीइंग इन द इंडस्ट्री? मुझे हकीकत ये है कि दोस्त के मुझे कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो एक असेंबलर माफिया बैठा हुआ है ना, वो अंदर अंदर अभी उस पॉलिसियों को भी चेंज कराने के लिए सर जोड़कर बैठ गया है। ये चाहते हैं कि कोई और आ ही ना सके, क्योंकि ये इनके मुंह खुल लग चुका है ना, और ये खूब लूट रहे हैं। अब ये कैसे आने देंगे किसी को? अल्लाह करे कोई ऐसे कुछ प्लेयर सामने आ जाए और इनसे कंपटीशन हो जाए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, लास्ट कल मैं अखबार में देख रहा था कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान की वो 4% जो है बढ़ी है और उससे मेजर शेयर जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। तो अब आई थिंक ये जो एक पार्ट है इस सेक्टर का, ये तो बड़ा एक अच्छा पार्ट है टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक ये एक बट इस पर आई थिंक जैसे आपसे मेरी पहले ही बात हो रही थी, इसमें मजीद और ये बढ़ा सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को। तो अच्छा, जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे इससे फ़ायदा तो इनको भी होगा, बट एक नुकसान सिर्फ जो मुझे नजर आता है वो ये होगा कि जो ये 4-4 महीने का वेटिंग टाइम होता है उस पर ऑन मनी का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, वो इनका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आपका? भाई बात यह है कि करें तो सही, असल में करना नहीं चाहते हैं। राइट। ये करेंगे तो इनका फायदा है, बिल्कुल। अच्छा, फिर ये करेंगे तो फिर ये लोकलाइजेशन की तरफ भी जाएंगे। असल में अभी तो सारी चीजें इनको जो है वो पकी पकाई मिल जाती हैं। CKD, SKD, असेंबलियां, ये दुनिया भर से ये 7-8 ममालिक से इम्पोर्ट करके एक चूचू का मुरब्बा बना के हमारी पाकिस्तानी अवाम को दे रहे हैं। हम इस काबिल तो है नहीं ना। आज 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया सुजुकी को, आज 24 साल हो गए टोयोटा होंडा को, आज तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गए ही नहीं, ना हम सोचते हैं। तो देखें, हमें देखें, सबसे पहले हमें इस मुल्क और मुल्क की आवाम के लिए सोचना है कि हमें इनको सस्ती गाड़ियां कैसे देनी। यार आपकी बराबर में एक मुल्क है ना, वो $1000 में गाड़ियां दे रहा है ना अपनी आवाम को। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं उस तरफ सोचते? हम क्यों नहीं उस तरफ जाते? हुकूमत को ये स्टेप लेने पड़ेंगे और मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये देखें, ये एक जो है वो लूट मार का इन्होंने ऐसा धंधा मचाया हुआ है कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मगर मुझे एक बात बताएं शहजाद साहब कि जो हुकूमत से जब आपके मुज़ाकरात होते हैं तो क्या वो साफ मना कर देते हैं या आपको होप दिला के फिर होता नहीं है? मतलब व्हाट इज द हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? बिकॉज ये तो बड़ा साफ। मुझे तो ये लगता है हमसे वर्क करवाते हैं, हमसे बातें करते हैं और उनको बताते हैं कि देखें ये लोग आए हुए हैं, और फिर मेरा ख्याल तो यही है, और मैंने जहां तक देखा भी है, वो अपने मकासद जो है गवर्नमेंट के जो सीधा लोग हैं वो हल कर लेते हैं और वो
हम इस चक्कर में होते हैं कि जनाब हमारी सुनी जा रही है, इस दफा कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाएगा। होता वही है जो ये लोकल असेंबली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है ना, ये बैग भर भर के इस कदर बांटते हैं कि आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, और वो हम नहीं कर सकते। ओके, ठीक है शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने का, अपने इज़हार राय करने का। मुझे प्लीज़ वो ईमेल जरूर कीजिएगा कि बजट प्रपोजल हो सका तो इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू नाज़रीन, ये शहजाद साहब थे एंड आई थिंक इनसे हमने एक साथ प्रोग्राम भी किया था और इनके कुछ जो पॉइंट्स आई थिंक बड़े वैलिड है। पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो गाड़ियों की पैदावार है वो 3 लाख गाड़ी साल की बनती है, जबकि इन्होंने मुझे साबित किया था अपने प्रोग्राम में भी, विच मेड वेरी लॉजिकल सेंस टू मी एज वेल, कि पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट जो है गाड़ियों की वो 7 लाख है। और वो 3 लाख, वो 7 लाख 6 से 7 लाख किस तरह कह रहे थे वो है कि 3 लाख तो वो गाड़ी जो नई बन के मार्केट में आती हैं, प्लस बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो कि पुरानी गाड़ी बार बार सेकेंड हैंड गाड़ी का पाकिस्तान में ख़रीदने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पाकिस्तान में गाड़ियाँ नई गाड़ी इतनी महंगी है कि हर कोई नई गाड़ी अफोर्ड, छोटी से छोटी गाड़ी भी जो है विद नो स्पेशल फीचर्स वो इतनी महंगी 6-7 लाख की गाड़ी होती है कि, और बहुत ही छोटा सा डब्बा आपको मिलता है। तो लोग प्रेफर ये करते हैं कि यूज्ड कार ले लें। तो यूज्ड कार की रीसेल और सेल की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ अनअकाउंटेड फॉर चली जाती है इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो इनके हिसाब से शहजाद साहब ने कहा था कि अराउंड 6 लाख गाड़ियाँ या 7 लाख गाड़ियों की पाकिस्तान में डिमांड है, विच अगेन कम्स बैक टू द पॉइंट कि अगर जो इनके प्रपोजल्स हैं कि अगर इंपोर्ट्स ऑफ कार्स अलाउ कर दी जाए लीगल तरीके से। अभी ये लोग इंपोर्ट किस तरह से कर रहे होते हैं कि किसी का पासपोर्ट ले लिया, जो एक स्कीम है कि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस की स्कीम जो है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो वापस आ रहा होता है, उसको अलाउड है कि वो अपने बैगेज में कुछ एक तरह की कोई प्रोविजन है तो इसका पासपोर्ट लेके जो है गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम जापान, जिसकी वजह से हम कुछ गाड़ियाँ देखते हैं जो कि कुछ नहीं बल्कि अच्छी खासी नज़र आती हैं रोड पे ना गाड़ियाँ, जो कि हमको जापानीज़ इंपोर्टेड नज़र आती हैं। इसी को अगर लीगलाइज कर दिया जाए तो आई थिंक एक लीगल ट्रेड हो जाएगी वो, प्लस इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी। वो खुद कह रहे हैं हम डॉक्यूमेंट करने को राज़ी है, तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है, जो कि हमने पहले भी हाईलाइट किया था, हम हाईलाइटिंग इट अगेन, कि छोटी से छोटी गाड़ी भी जो जापानीज़ इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में या कहीं और से इंपोर्ट होकर आ रही होती है, उस पर जो फीचर्स होते हैं सेफ्टी के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एयर बैग्स और सेंसर्स और ये काफ़ी चीज़ें विच आई थिंक इज़ अ रिक्वायरमेंट इन करंट टुडेज ड्राइविंग सिनारियो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और जो गाड़ी पाकिस्तान में बन रही है वो टॉप ऑफ द रेंज, जैसी मतलब एक बेसिक गाड़ी जो बन रही होती है उसमें किसी भी किस्म के वो सेफ्टी, इवन एयर बैग तक उसके अंदर नहीं होता है। अगेन आई मीन अगर आपको एयर बैग लगवाना है तो यू हैव टू गो बैक टू दैम अगेन, और उसकी फिर वो अगेन उसके ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा, एक तो वैसी गाड़ी इतनी महंगी है, प्लस अगर आपको सेफ्टी फीचर चाहिए तो आप और मज़ीद पैसा खर्च करें। उसके बाद अगर आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं जब, तो उस गाड़ी को ख़रीदने के लिए आप डाउन पेमेंट करते हैं फुल, और उसके बाद जो है आपको वेट करना पड़ता है काफ़ी 2-3 महीने, और उसको जल्दी निकलवाने के लिए यू पे एन अमाउंट ऑन टॉप ऑफ इट, विच इज़ अगेन ऑल रॉन्ग डूइंग्स हर्टिंग द इंडस्ट्री। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। दिस वाज आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।